403 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। और 403 के इलस्ट्रेशन हम लोग देख रहे थे शायद, है ना। इज दैट क्लियर? जी, तो 403 बात कर रहा है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। देखिए, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करने की बात करता है 403। ठीक है, 403 हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, रिपीट कर रहा हूँ। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, 403 में एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें जंगम संपत्ति की बात की हुई है स्पेसिफिकली, है ना। तो जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन जो है ना, सी वाला जो इलस्ट्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार प्रॉब्लम बना के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो मैं सी वाला इलस्ट्रेशन समझा रहा हूँ आपको, बाकी इलस्ट्रेशन आप स्वयं पढ़िएगा। ये कह रहा है ए एंड बी बीइंग जॉइंट ऑनर्स ऑफ ए हॉर्स। देखिए, यहाँ हॉर्स बताया हुआ है, एग्ज़ाम में आपको हॉर्स के स्थान पे कार दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, थोड़ा सा वो ट्विस्ट करने के लिए। तो ये कह रहा है ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट हेयर एज ए हैज़ ए राइट टू यूज द हॉर्स ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इट बट इफ ए सेल्स द हॉर्स एंड एप्रोप्रिएट्स द होल प्रोसीड्स टू हिज ओन यूज ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहा है कि कै और खे एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। कै उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से खे के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहाँ कै को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग नहीं है। किंतु यदि कै उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। ये सेम इलस्ट्रेशन डिट्टो एचजीएस के मेन एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया था और वहाँ इन्होंने स्टोरी में क्या ट्विस्ट किया था। स्टोरी में ट्विस्ट ये किया था कि घोड़े के स्थान पे तो कार स्थापित कर दी थी उन्होंने, और कार में ये सेम स्टोरी है कि कार में भाई जब दोनों की वो जॉइंट है तो दोनों को ओनर है ना उसके, तो वो इस्तेमाल करने के लिए तो दोनों को राइट है, चूँकि दोनों संयुक्त स्वामी हैं तो दोनों उसका समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उनको ओनर्स में से कोई एक उस कार को मान लीजिए बेच देता है, और बेच के उसमें जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी एग्ज़ाम में, उसमें क्या हुआ था कि उसने जो ओनर था उसने कार बेच के उस पैसे से अपने घर की रंगाई पुताई करा ली थी। तो ऐसी अवस्था में वो 403 के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि उसने वो एक साझे की प्रॉपर्टी थी। तो साझे की प्रॉपर्टी का अगर कोई बिक्री करेंगे तो दोनों सहमति से तो करेंगे भाई, या तो दोनों सहमत होकर बिक्री कर देंगे उसकी, या एक रास्ता और है। वो रास्ता क्या हो सकता है जी? सर आपस में सेटलमेंट कर लेंगे भाई, इसकी इतनी धनराशि की इसकी वैल्यू है, इतने पैसे ले ले या इतने पैसे दे दे, तो उसका फिर को ओनर की बजाय एक ही स्वामी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, को ओनर बेच रहा है, यानी कि अपना हिस्सा तो उसे बेचने का राइट है, लेकिन वो दूसरे का हिस्सा बेच रहा है और सारा पैसा मान लीजिए वो पैसे का ही हिस्सा करके दे देगा, ले भाई मैंने बेच दी, इतने की बिकी है, आधे तेरे आधे मेरे, तब भी कोई अपराध नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि पूरे पैसे का इस्तेमाल खुद कर रहा है, तो वो 403 के अंतर्गत आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो कह रहा है a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section।
ये कह रहा है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। क्या समझे जी? इसका मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम ही दुर्विनियोग करें उसका। अगर आपने कुछ समय के लिए भी मिस एप्रोप्रिएट कर दिया तो इस धारा के अंतर्गत आप लायबल हो जाओगे। इज दैट क्लियर? क्या समझे? आवाज आ रही है भाई मेरी? ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देख लीजिए। ये कह रहा, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर और ऑफ restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense, but he is guilty of the offense above defined if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property for a reasonable time to enable the owner to claim it। ठीक है। और व्हाट आर द रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इन सच केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो who is the owner or the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that real owner cannot be found। देखिए इसका ये जो स्पष्टीकरण नंबर 2 है काफ़ी लंबा है, ये इसको समझिए। स्पष्टीकरण 2/403 का कहता है कि जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कब्जे में नहीं है? मान लीजिए सड़क पे कुछ पड़ा मिल गया आपको, वो किसी के कब्जे में नहीं है, वो कैसी है? कब्जा रहित संपत्ति है वो। रेस्लोनियस प्रॉपर्टी बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को। ठीक है। और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है। वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्त समय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। क्या समझे? उसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई संपत्ति मिली है तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस संपत्ति के स्वामी की खोज में आप प्रयास करें, कोशिश करें कि वो उसका जो सही ओनर है वो मिल जाए। एक रीजनेबल समय के लिए आप वेट करें, इंतज़ार करें कि शायद इसका कोई स्वामी आ जाए। ठीक है। ऐसी दशा में युक्त साधन क्या है या युक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है। क्या समझे? युक्त साधन और युक्त समय, रीजनेबल टाइम क्या है और रीजनेबल मीन्स क्या है, ये एक तथ्य का प्रश्न है। वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि नश्वर, जल्दी नाशवान होती है, क्या बोलते हैं उसको? पेरिशेबल बोलते हैं ना, जो जल्दी नष्ट हो जाए, वैसी प्रॉपर्टी है तो उसे आप कितने समय तक रख सकते हैं? नष्ट होने से पहले पहले। क्या समझे जी? भाई मान लीजिए किसी की सोने की अंगूठी पड़ी मिल गई, तो सोने की अंगूठी तो पेरिशेबल नहीं होती, वो तो आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए संरक्षित रख सकते हैं। और एक चीज़ ऐसी मिली है आपको, मान लीजिए किसी का 1 किलो पनीर पड़ा मिल गया आपको रोड पे, तो कब तक प्रिजर्व करोगे उसे आप? इससे पहले कि वो नष्ट हो जाए उसका मटर पनीर बना के खा लो, है कि नहीं जी?
यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता। ठीक है, अब इसके इलिस्ट्रेशन है, इन इलिस्ट्रेशन को देख लीजिए। इलिस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आपको एग्ज़ाम में बहुतायत मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसीलिए इलिस्ट्रेशन, आप सोचते होंगे कि सर सारे इलिस्ट्रेशन समझाते हैं। मेरा समझाने का दायित्व यही है कि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि जो इलिस्ट्रेशन मैं छोड़ दूंगा आप उसे पढ़ने वाले नहीं हैं। इज दैट क्लियर? मेरा भरोसा ठीक है ना आप लोगों पे? जी, ये कह रहा ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू हुम द रूपी बिलोंग्स। ए पिक्स अप द रूपी हेयर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। कै को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है, वह यह न जानते हुए कि रुपया किसका है उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है। बी, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड containing a bank note from the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs. He appropriates the note. He is guilty of an offense under this section. यहाँ कै को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, उस चिट्ठी में एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। देखिए, जब आपको बैंक नोट मिला है तो उसमें उसका नाम पता सब आपकी नॉलेज में आ जाता है कि भाई ये, आप और भी कुछ नहीं कर सकते, जिस बैंक का वो नोट है उस बैंक को ही आप लौटा सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप जानकारी के बावजूद उसका मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं। समझे? क्या समझे? सी देखिए, ए फाइंड्स ए चेक पेएबल टू बेयरर, ही कैन फॉर्म नो कंजेक्चर एज टू द पर्सन हु हैज लॉस्ट द चेक, बट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक अपीयर्स। ए नोज दैट दिस पर्सन कैन डायरेक्ट हिम टू द पर्सन इन हुज फेवर द चेक वॉज ड्रॉन। ए अप्रोप्रिएट्स द बेयरर चेक। आप जानते हैं क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज बियरर चेक? होल्डर होगा उसी को पेमेंट हो जाएगा। हाँ, यानी कि जिसके पास होगा, हाँ, जो उसे प्रस्तुत करे कोर्ट के सामने, वो सॉरी बैंक के सामने, तो उसको बैंक भुगतान कर देगा। दैट इज बियरर चेक। तो यहाँ आपको एक बियरर चेक मिल गया पर्टिकुलर। हाँ, और बियरर चेक सर वो होती है तो तुरंत ही आप कैश करवा सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो बियरर चेक में जो चाहे अकाउंट होल्डर हो या सेकंड पर्सन, हाँ, जिसने चेक इशू किया हुआ है उसके तो साइन है, उसका तो नाम लिखा हुआ है उस पर, उसका अकाउंट नंबर भी है चेक पे। हाँ हाँ, तो आप चाहते तो उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या किया आपने कि उस चेक को आपने मिलते ही आपने क्या किया, खुद ही जाके कैश करा लिया, क्योंकि वो बियरर चेक है, आप बियर किए हुए हैं उस टाइम। ठीक है ना? चलिए, बट सर बियरर चेक में एक इशू ये होता है कि जैसे कि आपकी कोई साइन मारी चेक है, कोई चोरी कर लेता है तो अमाउंट भरवा के जाकर कैश करवा सकता है। तो आप अपनी पासबुक में जब प्रिंट आउट करवाएंगे तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपकी चेक किस अकाउंट में कैश हुई है। हाँ। अकाउंट पे में क्या होता है कि पासबुक अपडेट करवाने में डिटेल आ जाती है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब बैंक भी थोड़ा सा सावधानी बरतने लगा है। वो बैंक थर्ड पर्सन से आईडी मांगता है आजकल। नहीं सर, अगर 50,000 के अंदर की चेक है तो नहीं मांगता है, अगर 50 प्लस में होता है तो मांगता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अगर 50 से ऊपर का चेक है तो लेने वाले का आईडी ले लेता है। हाँ हाँ, अगर 49 का है तो नहीं मांगेगा, जी। अब जैसे 50 प्लस में हुआ तो मांगेगा। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसका लास्ट इलस्ट्रेशन देखिए। ये कह रहा ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, ए सेल्स इट इमीडिएटली।
विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ऑनर, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो आपको जैसे ही अंगूठी मिली, आप अंगूठी को जेब में डाल के सीधा ही सुनार के पास चले गए, बोले भाई बता कितने पैसे देगा इसके। तो ऐसी अवस्था में आपने क्या किया, इस धारा का अपराध किया। आप उस अंगूठी का प्रयास कर सकते थे, स्वामी कौन है इसका, कौन इसका मालिक हो सकता है, या फिर आप एक सीधा सा, आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो आप निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में भी आप सबमिट कर सकते हैं जाके कि भाई ये मुझे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है ना। तो चूँकि आदमी खोया पाया के लिए कहाँ जाता है, नॉर्मली पुलिस के पास ही जाता है। तो हो सकता है कि उस रिंग का जो स्वामी है वो पुलिस पे जाए और उसे वो मिल जाए, ठीक है। तो पुलिस के माल खाने में आप उसे बाकायदा जीडी में एंट्री करा के, ऐसे ही नहीं बिना एंट्री कराए मत दे आना वहाँ थाने में, नहीं तो वो मिस एप्रोप्रिएट कर लेंगे उसे। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप थाने में जमा करें तो बाकायदा उसको जीडी इंदराज करें और जीडी की एंट्री की नकल लें, आप अपने हस्ताक्षर करें वहाँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ जमा की है। अगर आप ऐसे ही पकड़ाए थाने के पहरेदार को, वो खड़ा रहता है बाहर, बोले भाई देखो, कहेगा मैं देख लूँगा, तू जा, ठीक है। 404 देख लीजिए, ये कह रहा है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। 404 ये मृत व्यक्ति के विषय में बात करता है और ये अलग से धारा है। तो कई बार समस्या जो देता है एग्जामिनर, वो इस धारा से संबंधित समस्या दे देता है। ये कह रहा है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years। देखिए, ये मृत व्यक्ति के कब्जे में जो संपत्ति थी, उस संपत्ति के दुर्विनियोग के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ सज़ा सामान्य 403 में 2 साल की सज़ा है, 404 में 3 साल की सज़ा है। लेकिन यहीं अगर वो व्यक्ति ऐसा है जो मिसएप्रोप्रिएट कर रहा है, वो आपका सर्वेंट है या आपका क्लर्क है, वो है लिपिक है, तो वैसी अवस्था में ये सज़ा का मापमान बढ़ जाएगा, कितना, 7 साल तक। यही बात हमने चोरी के अपराध में भी पढ़ी थी। कौन सी धारा में पढ़ी थी कि यदि लिपिक या सेवक चोरी करेगा तो कौन सी धारा में दंडित होगा, बुशरा? संदीप पवार। सर सॉरी, ये स्क्रीन ना छोटी हो जाती है तो थोड़ा टाइम लग गया सर। 381 ये छोटी सी हो जाती है, फिर बड़ी करनी पड़ती है माइक के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं। सर सेक्शन 381 में पड़ी थी। हाँ, तो बिल्कुल वही पुट यहाँ 404 में भी दे दिया उन्होंने, वही लिपिक और सेवक वाली शर्त जो वहाँ 381 में हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ इसमें भी सज़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपने नियुक्त किया हुआ है अपनी सेवा के लिए, यदि वो व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा तो उसका दायित्व ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करेगा तो उसकी सज़ा भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको समस्या में यदि लिपिक या सेवक नज़र आए तो वहाँ जो है वो उसकी जो सज़ा बढ़ जाएगी, वो अप टू 7 ईयर हो जाएगी। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है जेड डाइज इन पोजेसन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी comes into the possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriates, A has committed the offence defined in this section। यह के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक के उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, के ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो कितनी सज़ा हो सकती है ऐसे भाई? इसलिए 7 साल तक, अप टू 7 ईयर, ठीक है।
देखिए इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए, जहाँ अप टू लिखा है, अप टू का मतलब है कि मैक्सिमम 7 ईयर है, और कोर्ट जो है उसे 7 साल तक की कोई भी सज़ा दे सकती है, 5 साल दे सकती है, 6 दे सकती है, ठीक है, 7 भी दे सकती है। जी सर। और जहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि इससे कम नहीं होगी, कई धाराओं में आपने पढ़ा होगा कि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकती है, तो वहाँ मिनिमम 10 ईयर दिया जाएगा, ठीक है। 405 आपराधिक न्यास भंग की बात करता है। आपराधिक न्यास भंग का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट किया गया है, कोई संपत्ति आपके कब्जे में दी गई है, आप पर ट्रस्ट करते हुए दी गई है, और तब आपने उसे मिस एप्रोप्रिएट कर लिया है, तो 405 कहता है whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो परिभाषा है वो 405 में है, और जो इसका दंड है वो 406 में है, ठीक है। क्या कहता है 405? ये कह रहा है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर, न्यस्त तो आप सभी समझते होंगे, न्यास शब्द तो आपने सुना ही होगा सबने। पारुल, क्या होता है न्यास? जी, पारुल ने माइक खोला और फिर बंद कर लिया। बंद तो नहीं हुआ, अभी खुला ही हुआ है अभी तो। हाँ सर बंद नहीं किया। हाँ, बताइए क्या होता है न्यास? सर न्यास को वैसे तो इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं सर, लेकिन समझा नहीं पा रही हूँ मैं। देखिए, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए कोई भी चीज़ आपको सुपुर्द की गई है, ठीक है, वो संपत्ति आपकी नहीं है, केवल आपको ट्रस्टी बनाया गया है, उसका देख रेख आपके कब्जे में है ना। और वैसी अवस्था में आप उस संपत्ति को अपने लिए यूज कर लें तो आपके ऊपर आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने उस ट्रस्ट को भंग किया है, जो ट्रस्ट आप में दर्शाया गया था उस ट्रस्ट को आपने भंग किया है। इज दैट क्लियर? तो यही बात 405 बता रही है। 405 की 2 एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन बात करते हैं उसकी ईपीएफ वगैरह की, जो एम्प्लॉयर के लिए काटते हैं ना, जो नौकरी करते हैं कहीं, वहाँ उनका ईपीएफ जीपीएफ कटता है, और वो काट के एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको सही जगह सबमिट ना करके यूज कर ले अपने लिए, तो भी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दायरे में आएगा। तो ये इसके 2 स्पष्टीकरण इसी बारे में बात कर रहे हैं, इनको आप स्वयं देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दृष्टांत देख लेते हैं इसका। ये कह रहा है ए बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ डिसीज पर्सन डिसऑनेस्टली डिसोबेज द लॉ विच डायरेक्ट्स हिम टू बी डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट्स देम टू हिज ऑन यूज, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये कह रहा है कि क्या एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि को जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है, के ने आपराधिक न्यास भंग किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को अपनी बिल का एग्जीक्यूटर बनाया कि ये व्यक्ति, भाई इस पर मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरी विल के अकॉर्डिंग जो है मेरी जो संपत्ति वगैरह है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वहाँ ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति उसको जो डायरेक्शन विल में दिया गया था उसका मिसयूज करता है और उस संपत्ति को विल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट न करते हुए अपने लिए यूज कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो इस धारा में बताए गए अपराध के लिए दोषी होगा। इसका अगला इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इज ए वेयर हाउस कीपर जेड गोइंग ऑन ए जर्नी एंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू ए अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट
that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. के एक भांडागारिक है. भांडागारिक क्या होता है? वेयर हाउस होल्डर. वेयर हाउस तो आप सभी जानते होंगे. वेयर हाउस किन्हें कहते हैं? बड़े बड़े गोदाम होते हैं. जैसे जनता रोड पे वेयर हाउस, जहाँ पे इलेक्शन के टाइम में ये आपकी वो रखी जाती हैं, ईवीएम वगैरह रखी जाती हैं, वहीं से ईवीएम वितरित होती हैं. तो वो देखा होगा, वो भंडार हैं बड़े बड़े. तो भांडागारिक किसे बोलेंगे? भांडागारिक बोलेंगे जो ऐसे वेयर हाउस का मालिक है. तो ये कह रहा है कि गए भांडागारिक है, यह यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर कै के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है. एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मेरा फर्नीचर आप जो है अपने भंडार गृह में रखिए, अपने गोदाम में रखिए, और मैं आऊँगा और आपका जो निश्चित किराया होगा यहाँ रखे जाने का, देखिए वहाँ जो भंडार को यूज करेगा उस भंडार का एक कोई किराया होगा, उस किराए को तो वो देना ही पड़ेगा ना. और मैं आपको उसका पेमेंट कर दूंगा, आप मेरा ये फर्नीचर लौटा देना. लेकिन इस बीच क्या करता है वो? बेईमानी से पूरा फर्नीचर ही बेच लेता है और बेच के अपने लिए उस पैसे का यूज कर लेता है. तो यहाँ उसने 405 में जो बताया गया अपराध है वो किया है. और उसका पनिशमेंट कहाँ है भाई? पनिशमेंट देख लेते हैं. पनिशमेंट है 406 में. इसके बाकी लिस्टेशन आप स्वयं रीड कर लीजिएगा. 406 कह रहा है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 406 कह रहा है कि जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा. तो ये ध्यान रखिएगा कि 405 में परिभाषा है, 406 में दंड है. और हमेशा चार्ज जो बनता है वो पिनल क्लोज का बनता है. तो अगर किसी पर ये आरोप लगा कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो उस पर मुकदमा 406 का चलेगा, ना कि 405 का. ये पूरी आईपीसी में आप बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, बार बार मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ कि आईपीसी में कुछ धाराएं पारिभाषिक धाराएं हैं, कुछ धाराएं दांडिक धाराएं हैं, और कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिनकी परिभाषा और दंड वो दोनों एक ही धारा में मिल जाता है आपको. ठीक है, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है. जिसमें परिभाषा और दंड एक ही धारा में है वैसी में तो कोई समस्या ही नहीं है. समस्या कहाँ आती है? जहाँ परिभाषा अलग धारा में है और उसका दंड अलग धारा में है. तो वैसे अवस्था में जब आप मुकदमा कायम करोगे, मुकदमा लिखवाओगे, चार्ज लगाओगे, जजमेंट दोगे, तब वो आपको वहाँ पिनल क्लोज का वर्णन करना होता है. परिभाषा का अगर कोई बताना पड़े आपको तो स्पेशल फिर परिभाषा वाला क्लोज बताते हुए आप बताओगे. इज दैट क्लियर? 407, 408, 409 इसी की एग्रीवेटिव फॉर्म है. जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे दंड बढ़ रहा है. इनको आप देख लीजिएगा. 407, 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग की बात करता है. 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग की बात करता है. तो 406, 7, 8, 9. 406 मैंने आपको समझा दिया. 407, 8, 9 आप सेल्फ स्टडी करें. ठीक है भाई. अब आ जाइए 410 पे. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से आपको सवाल मिल सकता है. इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए. स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति क्या होती है? तो नॉर्मली अगर हम साधारण बात करें, साधारण भाषा में समझें, तो चुराई हुई संपत्ति हम केवल उस संपत्ति को मानते हैं जो चोरी की गई हो, क्योंकि शब्द क्या है? चुराई हुई संपत्ति. लेकिन 410 इसका बड़ा क्या बोलते हैं, इसको एक व्यापक अर्थ है इसका. चुराई हुई संपत्ति को आप संकीर्ण अर्थ में ना समझें. इसको केवल चुराई हुई संपत्ति को केवल चोरी की संपत्ति ना समझें. इसे देखते हैं 410 में क्या क्या आएगा. ये कह रहा प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटोर्शन और बाय रॉबरी, एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as a stolen property.
whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within the without India, but if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to be possession thereof, it then ceases to be stolen property. अब ये कह रहा है कि चुराई हुई संपत्ति क्या है। अब इसको समझिए आप। ये कह रहा है वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, नंबर 1, उद्यापन द्वारा, नंबर 2, लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, ठीक है, या जिसके बारे में आपराधिक न्याय भंग किया गया है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी चुराई हुई संपत्ति हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी पीछे हम धारा पढ़ के आए हैं, चोरी, एक्सटॉर्शन, लूट, ठीक है, और आपका आपराधिक न्याय भंग, ठीक, और आपका और आपराधिक दुर्विनियोग, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी चुराई हुई संपत्ति 410 में परिभाषित किया है, इसके अकॉर्डिंगली समझा जाएगा उसको। ठीक है, इसमें सारी बातें आई। एनू, इसमें डकैती क्यों नहीं लिखा हुआ? एनू, जी सर। इसमें डकैती शब्द क्यों नहीं लिखा कानूनविदों ने? क्योंकि सर सर डकैती के लिए, क्योंकि 5 लोगों का होना या उससे ज्यादा, 2 से या 5 लोगों का होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए। नहीं, वो तो वहाँ बता ही दिया उन्होंने। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस 410 में सब बातें लिखी, डकैती से क्या परहेज था, इन्हें ये क्यों नहीं लिखा? बुसरा, आप बताओ। सर उसके लिए अलग सेक्शन है 412 सर, किया गया है। हाँ, सर उसके डकैती का जो संपत्ति है वो उसके लिए अलग बनाया गया सर 412। सर रोक और एक्सटॉर्शन ही डकैती होता है, उसका काइंड चेंज होता है बाद में। हाँ, देखिए सही मायने में वो तो चलो, वो तो दंड बढ़ा दिया होगा ना उसमें। यहाँ चूंकि जो डकैती है वो बेसिकली लूट ही है, बस केवल 5 से अधिक व्यक्ति जब लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाती है। ठीक है ना, क्या समझे? तो 412 में वो दांडिक उसके लिए पेनल्टी बढ़ा दी होगी वहाँ ले जाकर उन्होंने, कि यदि डकैती द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति है तो उसमें उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो अधिक दंड के लिए दायी बना दिया उन्होंने। बाकी एक विशेष प्रकार की लूट ही तो डकैती हो जाती है। क्या समझे? तो 411 चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करना बता रहा है। जो कोई सर एक बार और बताइए सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी ना, तो हमें समझ में नहीं आया। क्या बताऊं? 410? नहीं सर, आप पूछे थे ना कि इसमें डकैती को क्यों नहीं डिफाइन किया गया। हाँ, डकैती को इसलिए डिफाइन नहीं किया गया कि जो लूट, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो वो डकैती हो जाती है ना। ठीक है ना जी। तो वो लूट शब्द में डकैती भी इन्वॉल्व है, लेकिन डकैती से प्राप्त किया गया माल अगर कोई, वो भी चुराई हुई संपत्ति है, उसको अगर कोई प्राप्त करेगा तो वहाँ 12 में सजा का प्रावधान ज़्यादा कर दिया है, सजा बढ़ा दी गई है बस। बाकी जो है, जो डकैती है वो लूट का ही एग्रीवेटिव फॉर्म है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो वो डकैती करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कौन सी धारा में पढ़ के आए हैं ये बात हम? गुंजन बत्रा जी सर, ये बात हमने कौन सी धारा? किसका सेक्शन पूछ रहे हो आप? उसका पूछ रहा हूँ, डकैती का। सर डकैती का सेक्शन पूछ रहे हो आप? यस 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 सर 391। हाँ, तो क्या बताया है उसमें? पढ़ के बता दो एक बार। सर जब 5 या 5 से अधिक लोग कर लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाती है। बस बस बस, इसलिए वहाँ अलग से डकैती नहीं लिखा है 410 में। ठीक है, जी सर।
और अलग से 412 जो बता रहे थे, कोई सज्जन बता रहे थे, 412 में अगर कोई डकैती करने में चुराई गई संपत्ति है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान ज़्यादा कर दिया, सज़ा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो 412, 13, 14 ये सेल्फ पढ़ने के लिए हैं। अब आ जाइए 415 चीटिंग। ठीक है, ये कह रहा है whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। और स्पष्टीकरण कह रहा है 415 का, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज आर डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। देखिए छल क्या होता है, चीटिंग क्या होती है, 415 इसको परिभाषित कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या सासे उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो ना करता या करने का लोभ ना करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है। और इसका स्पष्टीकरण कह रहा भैया कि तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। ये छल है भाई, 415 बता रहा है। क्या समझे? कपटपूर्वक बेईमानी से ये उत्प्रेरित करता है, क्या करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को दे दे। प्रदत्त कर दे का मतलब क्या है? डिलीवर कर दे, दे दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या सासे उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे। देखिए कार्य को करना और लोभ करना तो आप समझते होंगे क्या होता है। कार्य को करना क्या है और लोभ क्या है, ये शुरू में हम सबको आपको समझाया हुआ है। क्या होता है गुंजन, लोभ करना? गुंजन, लोभ करना क्या होता है? सर अच्छे से नहीं पता मुझे, आप एक बार बता दीजिए। जितना खराब सा पता है खराब सा ही बता दे, तो उसे अच्छा हम कर मैं दें। थी नहीं क्लास में। अच्छा, सोनिया शर्मा बताएंगी कि लोभ करना क्या होता है। सोनिया शर्मा, अपना माइक खोलिए और बताने का प्रयास कीजिए कि लोभ करना किसे कहते हैं। जी पारुल, आप बताइए। सर जिस कार्य को हम करने के लिए बाध्य हैं लेकिन हम नहीं करते हैं उसे लोभ कहते हैं। जिस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, जो कार्य करना हमारी ड्यूटी में शामिल है, ठीक है ना, जिस कार्य को करने का दायित्व हमारे ऊपर है उस कार्य को ना करना लोभ करना है। ठीक है जी जी। जैसे किसी व्यक्ति की ड्यूटी कहीं लगाई जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल है, उसकी ड्यूटी लगाई है कलेक्ट्रेट तिराहे पे
और उसको वहाँ सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी है उसकी। तो ड्यूटी पे अगर वो नहीं जाएगा उस टाइम 10 से 2 के बीच, तो वो अपनी ड्यूटी का लोप करेगा, क्योंकि उसको वो दायित्वाधीन था उस ड्यूटी को करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी गुड जी। अब इलस्ट्रेशन। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी एक्स्ट्रा लिखी बट वो नहीं लिखा होगा ना? हाँ जी, क्या कह रहे गुंजन? जैसे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो FIR को लिखवाने के लिए आता है बट वो नहीं लिखता है, तो हाँ, वो तो उसका लोप होगा ना, कार्य का लोप। हाँ, वो लोप करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर ए कह रहा है 415 का, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्स जेड एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव एन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे ए चीट्स। ये कह रहा है कि सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साशय ये से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है, यहाँ के छल करता है। ठीक है भाई, वो अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, और उस प्रभाव में आकर अगला व्यक्ति उसको उधार पे कुछ सामान दे देता है, जबकि वो सिविल सर्वेंट है भी नहीं और उसका उस धन को लौटाने का कोई इरादा भी नहीं है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? छल कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसका इलस्ट्रेशन ई देखिए, ये कह रहा है ए बाय प्लेजिंग एज डायमंड्स आर्टिकल्स विच ही नोज आर नॉट डायमंड्स intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money, A cheats। के ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वह हीरे नहीं हैं, हीरो के रूप में गिरवी रखकर यह से सासे प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, कै छल करता है। तो आप ऐसी कोई चीज़ ले जाके दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, और आप अगले व्यक्ति को बता रहे हैं कि ये हीरे हैं, और जबकि आप जानते हैं कि वो हीरे नहीं हैं, उनको गिरवी रख के आप जो है उधार ले रहे हैं पैसा, तो आप छल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर जी? इसके इलस्ट्रेशन आप बाकी नज़र मार लीजिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो मैंने आपको करा दिए हैं। 416 बात करता है चीटिंग बाय पर्सनेशन। A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। Explanation कह रहा है the offense is committed whether the individual person is a real or imaginary person। प्रतिरूपण द्वारा छल कह रहा है कि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। 416 में परिभाषित किया गया है इसको। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उसके या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। कुछ समझ में आया? मतलब कि जो व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा है वो वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अपने आप को बताते हुए काम कर रहा है, तो वो प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है। ठीक है, जैसे कई मामलों आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी तो किसी की है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम रख के वो व्यक्ति बन के और प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है, तो वो इस तरह का मामला है, ये प्रतिरूपण द्वारा छल किया जा रहा है वहाँ। और इसका स्पष्टीकरण बात कर रहा है कि द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन।
ये कह रहा है यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक व्यक्ति हो। क्या समझे? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो व्यक्ति पर्सनलाइज कर रहा है, अपने आप को बता रहा है, तो उस प्रकार का कोई व्यक्ति ओरिजिनल है भी या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेके, किसी अन्य व्यक्ति का वेश धारण करके आप ऐसा कीजिए। वेश धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो दाढ़ी मूंछ लगा के वेश धारण कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को। ठीक है? क्या समझे? कुछ समझ में आया? सर जैसे डॉन 2 में शाहरुख खान। भाई डोंट टू मैंने देखी नहीं, अब मैं क्या बताऊं। उसमें ऐसा ही होता है, असली वाला डॉन मर जाता है, फिर दूसरे शाहरुख को लाते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है। वो तो पुरानी डॉन में भी यही स्टोरी है, अमिताभ बच्चन वाली। लेकिन सर इसमें सेम शाहरुख मिलता है, वो एंड में पता चलता है कि जो नकली समझ रहे थे वो असली है। अच्छा वो आप असली। देखना। अच्छा बिल्कुल देखेंगे जी। सर राउडी राठौर। हाँ राउडी राठौर में वो उसकी जगह आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, ये जो मैं स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूँ, ये स्पष्टीकरण समझने वाली बात है। ये तो आप समझ ही गए, ये तो सीधी सी बात है ना, कि भाई फिरोज खान क्लास में है और कोई अन्य व्यक्ति फिरोज खान बन के, जैसे आप लोग देखते होंगे ना एग्जाम में सोल्वर बैठते हैं, समझ रहे हो ना? समझे? सोल्वर समझे? भाई पेपर तो संदीप पवार का है, और संदीप पवार का पेपर देने के लिए संदीप पवार के स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति संदीप पवार बन के जाए, तो वो प्रतिरूपण द्वारा छल ही तो कर रहा है। ठीक है? और ये जो स्पष्टीकरण है ये कह रहा है, मेन बात ये कह रहा है कि यह अपराध हो जाता है कि यदि वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वो वास्तविक व्यक्ति है या काल्पनिक व्यक्ति है। भाई कोई व्यक्ति जयपुर का महाराजा बन के जा रहा है कि भाई मैं जयपुर का महाराजा हूं, तो वहां राज परिवार अब भी चल रहा है ना भाई, वो उनके वंशज, मतलब राज परिवार वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन वो परिवार की हिरार्की तो चल रही है ना, अब भी वहाँ वो राज परिवार जिंदा है, उनके वंशज हैं, तो वो व्यक्ति तो जिंदा है। अब आप कोई ऐसी रियासत का नाम लें जो रियासत अस्तित्व में ही नहीं रही कभी, और उसका महाराज बन के आप अपने आप को कहीं पर्सनलाइज कर रहे हो, तो वैसी अवस्था में भी अपराध हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते जी जब ये तो ऐसी इस नाम का तो कोई आदमी था ही नहीं, फिर मैं प्रतिरूपण कैसे कर रहा हूँ। प्रतिरूपण होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तविक हो, काल्पनिक भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक, समझ आ गया भाई? इसके इलस्ट्रेशन है, दो छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन है, इनको देख लेते हैं। ये कह रहा है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम। ए चीट्स बाय पर्सनेशन, के उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस उपदेश द्वारा छल करता है, के प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। और बी कह रहा है ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड। ए चीट्स बाय पर्सनेशन, खे जिसकी मृत्यु हो चुकी है होने का उपदेश करने द्वारा छल करता है, के प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। तो दूसरे वाले मामले में व्यक्ति मर चुका है, उसका भी अगर प्रतिरूपण किया जा रहा है तब भी स्पष्टीकरण ने यही कहा है कि अब वो व्यक्ति वास्तविक तो रहा नहीं, वो तो मर चुका है, एक्चुअल में जीवित नहीं है। उसका नाम लेके भी आप चीट करोगे तो आप स्पष्टीकरण में आ जाओगे। या दूसरी बात है कि उस प्रकार का व्यक्ति जिसका आप पर्सनेशन कर रहे हो ऐसा कभी कोई रहा ही नहीं, और आप बन के दिखा रहे हो मैं तो जी टिम्बकटू रियासत का राजा हूँ, और उस नाम की रियासत कभी रही नहीं। अगले आदमी को आप वैसे ही प्रभाव में ले रहे हो, तो अगला आदमी को सोच रहा कि हो सकता है भाई कोई ऐसी रियासत रही हो, तो वहाँ आपने ऐसे व्यक्ति का भी जो काल्पनिक ही है, जिसकी कल्पना ही की जा रही है बस। ठीक है भाई, क्लियर है? 417 बात करता है पनिशमेंट की,
Whoever cheats shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. 417 में पनिशमेंट जो है चीटिंग के लिए दिया है 1 वर्ष का यहाँ प्रावधान किया गया है। 418 बात कर रहा है चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्यू टू पर्सन whom इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। ये क्या कह रहा है? इस ज्ञान के साथ छल करना उस व्यक्ति को स्वदेश हानि से हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। क्या समझे? इस बात से क्या समझे? 418 क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by a legal contract to protect shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्या कह रहा है? जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित करने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब कि यहाँ व्यक्ति का दायित्व ज़्यादा है। वो व्यक्ति छल कर रहा है जिसका दायित्व क्या था? उसके हित की संरक्षा करना था, चाहे वो बाय लॉ चाहे बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ सज़ा बढ़ जाएगी, 1 वर्ष की बजाय सज़ा हो जाएगी कितनी? 3 साल। ठीक है, ये एक तरह से उस तरह की बात है जैसे नौकर सेवक, वही वाली बात यहाँ है। वहाँ वो व्यक्ति बाय लॉ में कौन आगे? नौकर सेवक क्लर्क वगैरह आगे, क्योंकि विधि द्वारा उनका दायित्व है कि उसके हित की सुरक्षा करें, या किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा भी यहाँ इन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया 418 में। 419 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन। जो हमने 416 में परिभाषा पढ़ी है उसका दंड 419 में है। ये कह रहा है whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो जो प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वो भी 3 साल की सजा खाएगा। ठीक है, अब ये 420 आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कह रहा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये कह रहा है whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 420 कह रहा है छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो यहाँ इसमें दंड का प्रावधान कितना क्या है? ये 7 वर्ष तक की सजा 420 में बताई गई है भाई। क्या समझे? ये कह रहा है कि जो कोई छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित है, मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 420 इज क्लियर। 421, 22, 23, 24 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कीजिए इन्हें। 425 रिश्ती की बात कर रहा है, 425 समझ लीजिए, कई बार रिश्ती पे सवाल आ जाता है। ये कह रहा है whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। ये कह रहा है भाई रिश्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। रिश्ती, कई बार रिश्ती आप लोग नहीं समझ पाते रिश्ती क्या है, तो रिश्ती को यहाँ 425 में समझाया गया है।
ये कह रहा है जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोक सेवक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, ठीक है, किसको? लोक को। लोक का मतलब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है या कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है। क्या समझे भाई? शीतल राज, जी। क्या समझ में आया रिष्टि? सर किसी चीज को ऐसा कर देना मतलब उसका यूज कम हो जाए नॉर्मल व्यक्ति के लिए। हाँ, मतलब किसी की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में समझें उसको, तो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, रिष्टि कारित कर रहे हो। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसके इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person or by injuring any property, whether it belongs to the person or not. और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly. स्पष्टीकरण 1 कह रहा है कि रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। मतलब कि यहाँ आशय आवश्यक तत्व नहीं है, यह पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? कि उसका यह आशय है या वह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। क्या समझे भाई? स्पष्टीकरण 1 समझ में आया कुछ? नॉलेज सफिशिएंट है, इसका मतलब ये है। सर इसका मतलब ये है कि उसका इंटेंशन तो नहीं है कि वो मतलब उससे नुकसान, मतलब उसका इंटेंशन तो नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए, बट सिर्फ उसकी नॉलेज है कि उससे इसको नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, तो वो नॉलेज पे ही ये धारा जो है वो एक्शन में आ जाएगी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, रिष्टि की जा सकेगी। जी, क्या कह रहा है भाई? जॉइंट ओनर हो सकते हैं आप किसी प्रॉपर्टी के, और उस प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपकी तो है ही है, साथ में उसका जॉइंट ओनर भी है, उसे भी तो नुकसान पहुंच रहा है। जी, इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन ए कह रहा है ए वॉलंटरीली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। यह कि सदोष हानि कारित करने के आशय से यह कि मूल्यवान प्रतिभूतियों को कह स्वेच्छा से जला देता है, यहाँ कहने रिष्टि की है। अगला कह रहा है ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। यह कि सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में कह पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, कहने रिष्टि की है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बर्फ में अगर पानी डालते हैं तो वो गल जाता है ना? यस सर। क्यों गलता है? रीजन? सर पानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगता है। सॉरी, आपकी आवाज़ बड़ी डिम आ रही है।
बुशरा आप बताओ, पानी डालने से बर्फ क्यों गलता है? सर हम्म पक्का तो पता नहीं है, लेकिन अगर फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर की वजह से नेचुरल सी पानी बात। भी ऊपर से टेम्परेचर तो अच्छा खासा माइनस में होता है, और जो पानी है उसका टेम्परेचर उससे कुछ प्लस में होता है, बस तो बस इस वजह बस से। यही रीजन है, बिल्कुल सामान्य विज्ञान की बात है कि दोनों के तापमान में अंतर होता है। जो बर्फ का तापमान है वो कम होता है, पानी का तापमान ज़्यादा होता है। तो जब वो ज़्यादा वाली चीज़ कम वाली पे पड़ेगी तो उसको पिघला देगी, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया जी है। सर। हाँ, अब A voluntarily throws into a river ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. यहाँ के इस आशय से यह कि अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि तद द्वारा सदोष हानि कारित करे, कै ने रिष्टि की है। ये अंगूठी वाला इलस्ट्रेशन दे के सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। आपको फिर रिष्टि बताना है वहाँ, ठीक है? इसके बाकी इलस्ट्रेशन आप स्वयं देखिएगा, ठीक है? इसको एक इलस्ट्रेशन में बता देता हूँ, ये घोड़े वाला इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन ए हॉर्स शूट्स द हॉर्स इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए ये को सदोष हानि कारित करने के आशय से कै उस घोड़े को गोली मार देता है, कै ने रिष्टि की है। वो कै और ये का जॉइंट घोड़ा है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था उसमें, है ना? तो यहाँ भी वो घोड़े के स्वामी है, सह स्वामी है, आधा आधा हिस्सा दोनों का है। तो वो जब गोली मार रहा है, भाई तू गोली मार दे, अपने घोड़े को मार दे, तो मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उनने अपने हिस्से का घोड़ा मारा, उसके हिस्से का भी घोड़ा मरेगा ना भाई जी, घोड़ा तो दोनों का है। तो अपने प्रति तो कोई अपराध नहीं कर रहा वो, लेकिन उसके प्रति अपराध दृष्टि का कर रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, समझने के लायक, ठीक है? अब इसमें 426 के लिए रिष्टि 3 माह की सजा है केवल 426 में, और 427 बात करता है रिष्टि जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब ये 427 में 50 रुपये लिखे हुए हैं। अब 50 रुपये की आज क्या वैल्यू है भाई? ये 1860 से 50 ही रुपये लिखे हुए यहाँ, ठीक है ना? तो आज की डेट में 50 रुपये की रिष्टि के लिए 2 वर्ष की सज़ा आप किसी को दे दो न, और जब लिखा हुआ है कानून में तो सज़ा हो सकती है 2 साल की। तो ये 50 रुपये के स्थान पे आज की डेट में कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए 2 साल के लिए सज़ा के लिए। तो और 5 लाख ना हो तो 50,000 तो होने ही होने चाहिए, है ना? 428 10 रुपये के जीव जंतु की बात कर रहा है। ये सारी पुरानी धाराएं बिल्कुल, जिनका अब कोई औचित्य नहीं बचा हुआ, मतलब कि इनमें संशोधन की गुंजाइश है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। इनमें आप इम्पोर्टेंट धारा देखिए 436 को इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ये कह रहा है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एटसेट्रा। तो कोई हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो शीतल जी? जी ना सर सही है, अगर 50,000 कर दिए सर तो प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपए के लिए 2 साल की सजा का कोई मायने नहीं है ना आज की डेट में। 436 देख लीजिए, इसे इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स मिस। डर तो जरूरी है ना इंसान के अंदर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ डर कौन रहा है? यहाँ तो जिस कानून में सजा बढ़ा दो उसी की स्पीड बढ़ जाती है इस देश में, ठीक है ना? सर यहाँ खतरों के खिलाड़ी हैं सब। हाँ, खतरों के खिलाड़ी हैं सब, सही कह रहे हैं। ये 436 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये कह रहा है whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used
एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप और एज ए ह्यूमन dwelling or as a place for the custody of property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 436 में कह रहा कि गृह आदि को नष्ट करने के आशय से यदि कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से नष्ट करेगा तो यहाँ जो सज़ा है वो 10 वर्ष तक की या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और ये 436 जो है सेशन बाय ट्रायल बाय सेशन मामला है, क्योंकि इसकी सज़ा 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष तक की है या आजीवन कारावास है, तो ये सेशन कोर्ट ही दे सकती है इस सज़ा को, तो ये ट्रायल बाय सेशन है। 436 इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और बाकी मेरे पास कल की क्लास भी बचेगी, शायद मैं परसों निकलूँगा तो कल की क्लास भी मैं लूँगा आप लोगों की, और जितने सेक्शन बचे हुए हैं आईपीसी के उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी को मैं यही सलाह दूंगा कि आप पूरी मेहनत के साथ अपने 12 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुड नाइट, धन्यवाद, नमस्कार।